एवरीवन, आज हम लोग क्लास 6 के साइंस सब्जेक्ट में तीसरे अध्याय पर पहुंच चुके हैं और तीसरा अध्याय का नाम है उचित आहार स्वस्थ शरीर का आधार। उचित आहार स्वस्थ शरीर का आधार। और यहां से आप पीडीएफ के थ्रू बिल्कुल सभी प्रश्न उत्तर आसानी से यहां से परचेज कर सकते हैं कम से कम समय में। तो चलिए आइए देखते हैं सभी प्रश्न उत्तर को। जो भी विद्यार्थियों को ज़रूरत होती है बिल्कुल प्रश्न उत्तर की, तो आप यहाँ से बिल्कुल प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले जो है पूरे अध्याय को जो है अगर आपको पढ़ने के लिए आता है तो पढ़ें, और उसके सारांश में जितने बिंदु दिए हुए हैं सही बिंदु को 2 से 3 बार पढ़ लें। ये मैं आप पर छोड़ता हूँ, लेकिन आपको जो है प्रश्न उत्तर जो आपसे नहीं हो पाएगा वो मैं आपको करके यहाँ से दे रहा हूँ। तो बिल्कुल आप यहाँ से जो है बिल्कुल यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं और सभी क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं घर बैठे, और आप आसानी से जो है कम से कम समय में तैयारी कर सकते हैं विज्ञान विषय की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ से देख सकते हैं आपका स्टार्ट होता है क्वेश्चन, और ये पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असंगत को चुनें और कारण बताएं। निम्नलिखित में से असंगत को चुनें और कारण बताएं। कौन नंबर में है? ज्वार, बाजरा, रागी, चना। तो इसमें आप देख सकते हैं चना जो है अलग है। असंगत मतलब होता है इसमें से अलग कौन है, क्योंकि चना क्या है? अनाज है। ख नंबर में है राजमा, मूंग, सोयाबीन और चावल। इसमें से असंगत कौन है? तो इसमें तो आप असंगत बिल्कुल समझ गए होंगे कौन हो सकता है। तो इसमें आपका चावल जो है वो अलग होगा। क्यों होगा? क्योंकि चावल में प्रोटीन की मात्रा नहीं पाई जाती, क्योंकि चावल में प्रोटीन की मात्रा नहीं पाई जाती है। ये आपको कारण बता देना है। तो चलिए, तो ये आंसर आप निश्चित रूप से यहाँ से देख सकते हैं। एक का क, चना यह अनाज नहीं है। चावल कारण क्योंकि इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है। तो बिल्कुल आप ये नोट कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 2 जो है कह रहा है कि भारत में पारंपरिक और आधुनिक पाक पद्धतियों की तुलना करते हुए चर्चा करें। भारत में पारंपरिक मतलब होता है कि पहले के समय में जो भोजन पकाने की विधियां थी, और आधुनिक पाक पद्धतियां अभी जो विधियां हैं उसको आपको तुलना करके बताना है कि उसमें क्या परिवर्तन आया है। तो चलिए इसकी तुलना को हम लोग समझते हैं। तो इसकी तुलना में आपको लिखना है कि भोजन पकाने की पद्धतियाँ, जिन्हें पाक पद्धतियाँ भी कहते हैं। सबसे पहले आपको पाक पद्धतियाँ समझ लेना है। तो आपको लिख लेना है भोजन पकाने की पद्धतियाँ पाक पद्धतियाँ होती है। और ये जो है पारंपरिक पाक पद्धतियाँ क्या होती है? तो पहले के समय में अधिकतर पारंपरिक चूल्हों का उपयोग किया जाता था पहले के समय में। अब जो है भोजन पकाने के लिए अधिकांश लोग आधुनिक गैस चूल्हों का उपयोग करते हैं। तो ये अंतर देखने को मिला है। ये तुलना आपको लिख देना पहला। और सेकंड जो है अंतर लिख देना है कि पहले के समय में पत्थर के सिलबट्टे का उपयोग कर हाथों से पीसने का कार्य किया जाता था। बिल्कुल अभी भी कुछ घरों में ऐसा होता है, आपको देखने को मिल सकता है। अब खाद्य पदार्थों को आसानी से पीसने के लिए इलेक्ट्रिक ग्राइंडर मशीन का उपयोग किया जाता है। अधिकांश लोग अब इलेक्ट्रिक ग्राइंडर मशीन का उपयोग करते हैं। तो ये दो अंतर जो है आपको नोट कर लेने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपको बिल्कुल यहाँ पर इंड हो जाता है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कह रहा है कि शिक्षक का कहना है कि अच्छा आहार औषधि के रूप में कार्य कर सकता है। रवि अच्छा आहार जो है औषधि के रूप में कार्य कर सकता है। रवि इस कथन को लेकर उत्सुक है और वह अपने शिक्षक से कुछ प्रश्न पूछना चाहता है। कम से कम ऐसे 2 प्रश्न सूचीबद्ध करें जो वह पूछ सकता है। तो चलिए हमने 2 प्रश्न सूचीबद्ध किया है, उसको आप लोग को दिखाते हैं और आप वहाँ से बिल्कुल नोट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिखना है कि ये जो 2 क्वेश्चन रवि पूछ सकता है वो ये इस प्रकार से होगा। अच्छा आहार क्या है? अच्छा आहार, अच्छा भोजन क्या है? और दूसरा क्वेश्चन, अच्छा आहार स्वस्थ के लिए कैसे कार्य करता है? अच्छा आहार स्वस्थ के लिए कैसे कार्य करता है? ये 2 क्वेश्चन जो है रवि पूछ सकता है। तो इस प्रकार से अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं, फिर इसके आंसर को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं 4 कह रहा है कि सभी स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ आवश्यक रूप से लाभप्रद नहीं होते।
सभी स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ आवश्यक रूप से स्वास्थ्यप्रद नहीं होते, बिल्कुल। और सभी पौष्टिक खाद्य पदार्थ सदैव आनंददायक नहीं होते। जैसे करेला ले लीजिए, आनंददायक नहीं होते लेकिन पौष्टिक होते हैं। कुछ उदाहरण के लिए अपने विचार साझा करें। तो इसमें आपको कहता है कि कुछ उदाहरण लीजिए कि ऐसे कौन कौन सी खाद्य पदार्थ हैं जो पौष्टिक हैं लेकिन आनंददायक नहीं हैं, और जो स्वादिष्ट हैं लेकिन स्वास्थ्यप्रद नहीं हैं। तो चलिए इसके उत्तर को हम लोग समझते हैं। तो इसके उत्तर में आपको लिख देने हैं, आजकल लोग पिज़्ज़ा बर्गर, मोमोज, चाउमीन, चॉकलेट, मैगी खाना पसंद करते हैं, जो खाने में स्वादिष्ट होता है लेकिन स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद नहीं होता है। इनमें कैलोरी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और ये पर्याप्त पोषक तत्व नहीं देते हैं। अंकुरित अनाज और दालें, सोया, नट्स, चुकंदर, तुरई, करेला, लौकी आदि पौष्टिक खाद्य पदार्थ हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को इसका स्वाद पसंद नहीं आता है। अतः पौष्टिक पदार्थ आनंददायक नहीं होते हैं। तो चलिए इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि कुछ पदार्थ पौष्टिक मतलब स्वादिष्ट होते हैं लेकिन वो पौष्टिक नहीं होते हैं ना। तो इस प्रकार से आपको बिल्कुल ये आंसर नोट कर लेना चाहिए। चलिए ये बिल्कुल आपको याद भी हो जाएगा, समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर पहुंचते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि मेदू सब्जियां नहीं खाता लेकिन बिस्कुट, नूडल्स और डबल रोटी का आनंद लेता है। उसे अक्सर पेट में दर्द और कब्ज की शिकायत रहती है। देखिए ये सब चीज़ बिल्कुल अच्छी चीज़ें नहीं होती। जो भी बच्चे खाते हैं तो उनके पेट में दर्द होता है और पेट में गैस भी बनती है। इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए उसे अपने आहार में क्या बदलाव करना चाहिए, अपने उत्तर को विस्तारपूर्वक समझाइए। तो चलिए इसके उत्तर को हम लोग समझते हैं। तो इसके उत्तर में लिख देने हैं, उसे सभी प्रकार के दालें, पनीर, फल, दूध, हरी पत्तेदार सब्जियां, चावल, साबुत अनाज और मेवे आदि खाना चाहिए। उसे सभी प्रकार के दालें, पनीर, फल, दूध, हरी पत्तेदार सब्जियां, चावल, साबुत अनाज और मेवे खाना चाहिए। बिल्कुल ये उत्तर आपको लिख देने हैं। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 6 पर पहुंच चुके हैं। तो चलिए 6 के क्वेश्चन को समझते हैं। रेशमा को कम रोशनी में देखने में कठिनाई हो रही थी। चिकित्सक ने उसकी दृष्टि का परीक्षण किया और एक विशेष विटामिन पूरक लेने की सलाह दी। उन्होंने उसे अपने आहार में कुछ खाद्य पदार्थों को सम्मिलित करने की सलाह दी। तो देख सकते हैं जिसको देखने में कमजोरी का मतलब जिसको देखने में जो है कम दिखाई देता है, तो उसको किस चीज़ का विटामिन लेना चाहिए वो हम लोगों ने पाठ में देखा था। अगर आपने पढ़े हैं तो बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसमें वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वह किस अभाज्य रोग से पीड़ित है। पहला नंबर तो वो किस रोग से पीड़ित है और ख नंबर में है कि उसके आहार में किस खाद्य घटक की कमी हो सकती है। उसके आहार में किस खाद्य घटक की कमी हो सकती है। और ग नंबर में है कि कुछ खाद्य पदार्थों का सुझाव दें जिन्हें इस समस्या को दूर करने के लिए उसे अपने आहार में सम्मिलित करना चाहिए। ये तीनों प्रश्न का उत्तर हम लोग देखते हैं। पहला है वह किस उभावजन रोग से पीड़ित है, उसके आहार में किस खाद्य घटक की कमी हो सकती है, और कुछ खाद्य पदार्थों का सुझाव दें जिन्हें इस समस्या को दूर करने के लिए उसे अपने आहार में सम्मिलित करना चाहिए। तो पहला का उत्तर लिखना है कि वह किस रोग से पीड़ित है, तो रतौंधी है, उसमें रतौंधी लिख देना है क का उत्तर। और ख नंबर लिखना है उसको किस विटामिन की कमी है, तो विटामिन ए की कमी है। उसे कौन कौन से चीज़ें लेनी चाहिए, तो गाजर, पालक, आम, मीठा पपीता और दूध, और ये सारे चीज़ उनको ज़रूरत पड़ेगी। तो इस प्रकार से तीनों का आंसर लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि आपको निम्नलिखित पदार्थ उपलब्ध कराए जाते हैं। पहला नंबर डिब्बा बंद फलों का रस, ये बिल्कुल मार्केट में उपलब्ध कराए होते हैं। सभी दुकानों में डिब्बा बंद फलों का रस आप देखने को मिल सकता है। ताज़े फलों का रस ये भी होता है और ताज़े फल ये उपलब्ध करवाए जाते हैं। तो इसमें कह रहा है कि पोषण की दृष्टि से आप किसे लेना पसंद करेंगे और क्यों। ये तीनों चीज़ों में कौन सा जो है पोषण की दृष्टि से अच्छा रहेगा।
तो इसमें तो ताज़े फलों का रस ये हो सकता है। देखिए इसके उत्तर को हम लोग समझते हैं। तो इसके उत्तर में लिखना है कि मैं ताज़े फल पसंद करूंगा। ताज़े फल का रस नहीं, ताज़े फल, क्योंकि ताज़े ताज़े जो फल होते हैं उसमें रुक्षांश की भी मात्रा होती है, उसको आप रस बना के बिल्कुल ले सकते हैं। तो मैं ताज़े फल पसंद करूंगा क्योंकि ताज़े फल में भी रुक्षांश होता है। डिब्बाबंद फलों का रस रुक्षांश, कृत्रिम रंग और स्वादकारी पदार्थ से भरा होता है। ठीक, डिब्बाबंद फलों में जो है, फलों के अथी में डिब्बाबंद में जो है उसमें कृत्रिम रंग भी पाया जाता है, जिससे उसको नहीं पीना चाहिए। तो इसमें आप बिल्कुल समझ भी गए होंगे, ये आंसर आप बिल्कुल नोट कर सकते हैं। मैं ताज़े फल पसंद करूंगा क्योंकि ताज़े फल में भी रुक्षांश होता है। डिब्बाबंद फलों का रस संरक्षक, कृत्रिम रंग और स्वादकारी पदार्थ से भरा होता है जो शरीर के लिए हानिकारक होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है कि गौरव के पैर की हड्डी टूट गई। उसके चिकित्सक ने हड्डियों को सीधा किया और प्लास्टर लगा दिया। चिकित्सक ने उसे कैल्शियम की गोली भी दी। जब वह दूसरी बार दिखाने गया तब चिकित्सक ने उसे कैल्शियम की गोली के साथ विटामिन डी युक्त सिरप भी पीने के लिए दिया। तो चित्र 3.5 का संदर्भ लें और अग्रलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। तो गौरव के पैर की हड्डी टूट गई, यहाँ तक आप समझ में आ रहा है। उसको चिकित्सक ने हड्डियों को सीधा किया और प्लास्टर लगा दिया। ठीक, चिकित्सक ने उसे कैल्शियम की गोली दी। पहले कैल्शियम की गोली दी, जब वह दूसरी बार दिखाने गया तो कैल्शियम की गोली के साथ विटामिन डी भी की सिरप भी दिया। तो चलिए इसके उत्तर को देखते हैं कि ऐसा आखिर क्यों हुआ, क्यों किया डॉक्टर ने। तो इसके उत्तर को हम लोग समझते हैं। तो प्रश्न संख्या 8 के उत्तर में आपको लिखना है क्योंकि कैल्शियम दुर्बल अस्थियों को मजबूत बनाता है। क्योंकि कैल्शियम दुर्बल अस्थियों को मजबूत बनाता है और टूटे हुए हड्डियों को जोड़ने में सहायता करता है, इसलिए जो है कैल्शियम दिया गया। अब विटामिन डी शरीर को हड्डियों के लिए कैल्शियम को अवशोषित करने में सहायता करता है। कैल्शियम को अवशोषित करने में विटामिन डी जो है शरीर को मदद करता है। तो विटामिन डी शरीर को हड्डियों को कैल्शियम को अवशोषित करने में सहायता करता है, इसलिए उसको विटामिन डी दिया गया। और डॉक्टर ने कैल्शियम की गोलियों के साथ विटामिन डी लेने की सलाह क्यों दी? तो कैल्शियम और विटामिन डी के बीच क्या संबंध है, तो इसको हम लोग देखते हैं। विटामिन डी की कमी के कारण शरीर में कैल्शियम की, ये ऊपर से लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ तक ही आपका गौ नंबर तक उत्तर हो गया। ठीक है, डॉक्टर ने कैल्शियम की गोली की सलाह के साथ विटामिन डी लेने की सलाह क्यों दी? अच्छा, ये भी है ना, तो इसका उत्तर लिख लेना है। कैल्शियम और विटामिन डी के बीच क्या संबंध है ये पहले आप जानें। तो विटामिन डी की कमी के कारण शरीर में कैल्शियम की कमी हो सकती है। विटामिन डी की कमी के कारण शरीर में कैल्शियम की कमी, जिससे हड्डियों कमज़ोर और नाजुक हो सकती है। दोनों पोषक तत्वों को पर्याप्त सेवन हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। तो ये आप इसका उत्तर ग नंबर में जो है आप ये उत्तर दे सकते हैं। कि सलाह क्यों दी? तो सलाह इसलिए दी क्योंकि विटामिन डी की कमी के कारण शरीर में कैल्शियम की कमी हो सकती है, जिससे हड्डियाँ कमज़ोर और नाजुक हो सकती है। तो दोनों पोषक तत्वों का पर्याप्त सेवन हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। तो ये इसलिए जो है दिया सलाह। तो इस प्रकार से आपने क्वेश्चन 8 का उत्तर जो है बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 9 को समझ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि चीनी कार्बोहाइड्रेट का एक उदाहरण है। चीनी कार्बोहाइड्रेट का एक उदाहरण है। चीनी का परीक्षण जब आयोडीन विलयन से किया जाता है, लेकिन इसका रंग नीला काला नहीं होता है। इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? चीनी कार्बोहाइड्रेट का एक उदाहरण है। चीनी का परीक्षण जब आयोडीन के विलयन से किया जाता है, लेकिन इसका रंग नीला काला नहीं होता है। इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? तो चलिए इसके उत्तर को हम लोग समझते हैं। चीनी में मंड स्टार्च नहीं होता है। चीनी में मंड नहीं होता है, इसलिए जब चीनी का परीक्षण आयोडीन विलयन से किया जाता है तब इसके रंग में कोई बदलाव नहीं होता है। चीनी में मंड नहीं होता है, इसलिए जब चीनी का परीक्षण आयोडीन विलयन से किया जाता है तब इसके रंग में कोई बदलाव नहीं होता है। तो इस प्रकार से 9 का उत्तर आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अब 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 पर हम लोग पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि आप रमन के इस कथन के बारे में क्या सोचते हैं? सभी मंड कार्बोहाइड्रेट हैं, लेकिन सभी कार्बोहाइड्रेट मंड नहीं। सभी मंड कार्बोहाइड्रेट हैं, लेकिन सभी कार्बोहाइड्रेट मंड नहीं हैं। अपने उत्तर की जांच करने के लिए किसी क्रियाकलाप की योजना का वर्णन करें।
तो चलिए हम लोग क्रियाकलाप की योजना का वर्णन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 को आपको इस प्रकार से वर्णन कर देना है कि स्टार्च एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जो अन्य प्रकार के कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज आदि में शामिल है। स्टार्च एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जो अन्य प्रकार के कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज और सुक्रोज आदि में शामिल है। यदि हम इनका परीक्षण आयोडीन के साथ करते हैं तो वह आयोडीन में नीला काला रंग नहीं दिखाते हैं क्योंकि चीनी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट तो है लेकिन स्टार्च नहीं है, यानी मंड नहीं है। अतः सभी मंड कार्बोहाइड्रेट हैं लेकिन सभी कार्बोहाइड्रेट मंड नहीं है। तो जिसमें आयोडीन का विलयन डाला जाता है उसमें नीला काला रंग अगर नहीं दिखाता है तो उसमें समझ जाइए क्या है, मंड नहीं है। तो यही कारण है, ये लिख देना है। स्टार्च एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जो अन्य प्रकार के कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज आदि में शामिल हैं। यदि हम इनका परीक्षण आयोडीन के साथ करते हैं तो वे आयोडीन में नीला काला रंग नहीं दिखाते हैं, ठीक है, क्योंकि चीनी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट तो है लेकिन स्टार्च नहीं है। अतः सभी मंड कार्बोहाइड्रेट हैं लेकिन सभी कार्बोहाइड्रेट मंड नहीं। तो ये समझ में आप आ गया होगा कि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ग्लूकोज, फ्रुक्टोज ये सब में होता है लेकिन आपको इसमें मंड नहीं पाया जाता है। क्यों नहीं पाया जाता है इसका कारण आप लोगों ने जाना। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि प्रयोगशाला में आयोडीन का प्रयोग करते समय आयोडीन की कुछ बूंदें मिट्टी के मोजे पर तथा उसकी शिक्षिका की साड़ी पर गिरी। साड़ी पर आयोडीन की बूंदें नीली काली हो गई जबकि मोजे पर आयोडीन का रंग नहीं बदला। इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? तो चलिए इसके उत्तर को हम लोग समझते हैं। तो इसके उत्तर में लिखना है कि साड़ी में स्टार्च होता है, साड़ी में स्टार्च यानी मंड होता है जिसका प्रयोग संभवतः कपड़े की फिनिशिंग प्रक्रिया में की जाती है। जब कपड़े का फिनिशिंग किया जाता है उसमें किया जाता है। स्टार्च आयोडीन के साथ क्रिया करके नीला काला रंग बनाता है। दूसरी ओर मोजे में स्टार्च नहीं होता है क्योंकि उसमें जो है तो वो नीला काला रंग नहीं दिखाता। तो ये आपको लिख देना, बहुत अच्छा और आसान उत्तर है, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि कदन को एक स्वस्थप्रद आहार क्यों माना जाता है? कदन एक फल होता है जिसको कहा जाता है स्वस्थ आहार क्यों माना जाता है? क्या केवल कदन खाने से शरीर की पोषण संबंधित सभी आवश्यकताओं पूरी हो सकती है? चर्चा करें। तो चलिए इसके उत्तर को समझते हैं। तो इसमें लिखना है कि कदन को पोषक अनाज के रूप में जाना जाता है। कदन को पोषक अनाज के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह हमारे शरीर को प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और खनिज प्रदान करता है। कदन हमारे शरीर को ये सारी चीज़ प्रदान करता है। लेकिन दूसरा उत्तर में लिखना है, इसी में एक और प्रश्न था कि क्या कदन को सभी पोषक तत्वों की पूर्ति करता है? तो नहीं, इसमें बोलना है कि नहीं, कदन हमारे संतुलित आहार का हिस्सा है, पूर्ण संतुलित आहार नहीं है क्योंकि कदन में वसा कम होती है। तो ये आपको लिख देना है। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 लास्ट प्रश्न है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपको कह रहा है कि आपको विलयन का एक नमूना दिया गया है। आप इसके आयोडीन विलयन होने की संभावना की जाँच कैसे करेंगे? तो चलिए इसके उत्तर को समझते हैं। तो इस प्रकार से आपको लिखना है कि जब किसी विलयन का नमूना स्टार्च के साथ नीला काला रंग देता है तो वह आयोडीन विलयन है, अन्यथा नहीं। तो चलिए एक तो आप स्टार्च के साथ इसको दिखा देंगे, अगर आपको मंड बताना हो तो आप आयोडीन के साथ दिखा देंगे, है ना। तो दोनों के साथ आप बिल्कुल बता करके प्रमाण निकाल सकते हैं कि कौन स्टार्च है, कौन आयोडीन, किस में आयोडीन विलयन है। तो बिल्कुल जब किसी विलयन का नमूना स्टार्च के साथ नीला काला रंग देता है तो वह आयोडीन विलयन है, अन्यथा नहीं। तो ये आपका उत्तर लिख सकते हैं।
तो बिल्कुल यहाँ तक आपको कैसा लगा निश्चित रूप से बताएं कमेंट में, और वीडियो को अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ताकि मैं आपके लिए बिल्कुल नेक्स्ट वीडियो इसी प्रकार से कम समय में आप तैयारी घर बैठे कर पाएँ। इसके लिए मैं लेकर के PDF के द्वारा आप PDF में बिल्कुल आसानी से आगे पीछे करके देख सकते हैं, जो भी उत्तर छूट गई है उसे आप देख सकते हैं। तो ये निश्चित रूप से आप सभी स्टूडेंट के लिए लाभकारी होगा। ये जो तरीका यहाँ से मैं साइंस विषय का प्रश्न उत्तर दे रहा हूँ, तो बिल्कुल आप इसे घर बैठे तैयारी करके पूर्ण तैयारी कर सकते हैं पूरे विज्ञान विषय का। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।